की जिंदगी में शामिल होने के लिए डेस्परेट थी। लेकिन उसकी बात सुनकर युवराज की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसके माथे की नसें उभर आईं। तभी ऋषभ ने ऊंची आवाज में कहा, नैना, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। हमने तुम्हें इस घर में जगह दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल कर लेंगे। नैना दुखी होकर बोली, हमने आपको भाई माना है ऋषभ भैया, तो प्लीज अपनी बहन के लिए इतना तो कर सकते हैं। हम बस एक रिश्ता चाहते हैं पूरे दिल से, बिना किसी धोखे के। तभी शीरा ने गुस्से से कहा, वो तो तुम पहले ही कर चुकी हो। तुमने सबको धोखा दिया हमारी मैम की जगह लेकर। तुम क्या जानो भाई बहन के पवित्र रिश्ते के बारे में। तुमने हमसे हमारी बहन को दूर कर दिया, एक पिता से उसकी बेटी को अलग कर दिया। क्या अब भी तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गुनाह किया है, जिसकी सजा हमारी वैशाली मैम जिंदगी भर भुगतेगी और खुद को कोसती रहेंगी। युवराज ने ठंडे लहजे में बोला, मेरे पास यहाँ खड़े रहने के लिए पूरा दिन नहीं है, मुझे काम भी करना होता है। मैं तुम्हारी तरह मुंह उठाकर किसी के कमरे में कब्जा नहीं कर लेता। ये सुनकर नैना रोने लगी और उसने नम आंखों से कहा, युवराज, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा पत्थर दिल मेरे प्यार को नहीं देख पा रहा है। युवराज ने एक नजर नैना को देखा और ताना मारते हुए बोला, तुम्हारे मुंह से प्यार शब्द अच्छा नहीं लगता मिस नैना। इससे बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। अगर मेरे काम में ज्यादा इन्वॉल्व होगी तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। इसलिए जितना बेहतर हो उतना मेरे बेटे से और इस घर से दूर रहो। मेरी सोना की जगह तुम कभी नहीं ले पाओगी। दुनिया वालों की नजर में मैंने तुम्हारे बेटे को अपना नाम दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भी अपना नाम दे दूंगा। इतना कहकर तीनों वहां से चले गए। नैना हताश होकर बस उन्हें देखती रह गई। तभी उसने खुद को कोसते हुए कहा, हर बार टूटने से अच्छा है एक ही बार में क्यों नहीं टूट जाती नैना। युवराज तुम्हारे दिल को कभी नहीं समझ पाएगा। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तभी एक आवाज आई, सारे मर्द नहीं बल्कि सारी औरतें एक जैसी होती है, ये देखने वाले की परख होती है। ये सुनकर नैना ने पलट कर देखा तो सामने त्रिशा खड़ी थी। तभी नैना बोली, तुम अपने घर से ज्यादा हमारे घर में क्यों रहती हो। ये सुनकर त्रिशा नैना की तरफ बढ़ने लगी और गुस्से में कहा, जस्ट अ मिनट, क्या बोला तुमने। मेरा घर? ये तुम्हारा घर है? किस एंगल से ये तुम्हारा घर है? बिना रिश्ते के तुम किस हैसियत से इस मेंशन में रह रही हो? हाँ? नैना आकर में बोली, अपने बेटे के पिता के अधिकार से इस घर में मैं रह रही हूँ और इसके लिए तुम मुझे बोल नहीं सकती। त्रिशा ने कहा, तुम ख्याली पुलाव में जीती हो, अब उस ख्याली दुनिया से जल्दी बाहर आओ, नहीं तो जिस दिन ये ख्वाब टूटेगा ना, उस दिन दर्द मुझे नहीं बल्कि तुम ही सबसे ज्यादा होगा। इसलिए अपने उस नाटक को और वो वहम भरी दुनिया से निकालकर रियलिटी की दुनिया में आ जाओ, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। और ये तुम भी जानती हो कि तुम्हारी हैसियत इस घर में क्या है। जिस तरीके से तुमने एक बेटी से उसके पिता को दूर किया है, ठीक वैसे ही तुम भी तड़पोगी। त्रिशा आगे दर्द भरे लहजे में बोली, नैना, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है जिसका भुगतान तुम्हें जिंदगी भर तक करना होगा, और तब तुम्हें एहसास होगा कि एक बेटी से उसके पिता को दूर करने का एहसास कितना दर्द भरा होता है। नैना ने कहा, तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। त्रिशा बोली, हम होते कौन है तुम्हें बद्दुआ देने वाले। सबसे बड़ी बद्दुआ तो हमारी दीदी के नसीब में लिखी गई है। अगर उन्हें किसी से भी पता चला कि तुम इस घर में उनकी जगह लेकर बैठी हो तो उन पर क्या बीतेगी। क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ नैना कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारे संस्कार तुम्हारा बेटा भी देखेगा, आज नहीं तो कल वो भी बड़ा होकर तुमसे सवाल करेगा। क्या तुम्हारे पास उस सवाल का जवाब होगा। त्रिशा ने आगे कहा, दुनिया वालों की नजर में छोड़ो, तुम क्या अपने आप को आईने में देख पाती हो। नैना बोली, मैं देख पाती हूँ या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। त्रिशा ने कहा, तुम बहुत ही मतलबी हो और तुम्हारा ये मतलब बहुत जल्द टूटेगा। ये सुनकर नैना वहां से चली गई। वहीं त्रिशा हॉल में पहुंच गई और रुद्र की फोटो फ्रेम पर चढ़ी फूलमाला को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी त्रिशा धीरे से बोली, पापा जी आप क्यों चले गए। दीदी को जिंदगी भर का अफसोस देकर उन पर क्या बीत रही होगी। ये बोलकर त्रिशा ने अपने आंसुओं को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछा और तभी उसने अपने मन में कहा, दीदी अगर आप वापस आ भी गई तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको इस घर के अंदर नहीं आने देंगे, जिस घर में आपकी जगह किसी और ने हड़प ली हो। इतना कहकर त्रिशा वहां से चली गई। उधर खुशी सुहानी से बात कर रही थी। खुशी ने उदास होकर पूछा, दीदी क्या वैशाली कभी नहीं आएगी इस घर में अपने बेटे के पास जो उसकी ममता से दूर है। डर लगता है कहीं वो पत्थर दिल इंसान न बन जाए और फ्यूचर में मेरी बेटी को दर्द पहुंचाए। ये सुनकर सुहानी बोली, चाहते तो हम भी हैं विशु, चाहते तो हम भी हैं ये विशु जल्दी से इस घर में वापस आ जाए, लेकिन घबराते भी हैं। अगर उसे ये पता चला कि नैना यहाँ पर उसकी जगह लेकर बैठी है तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। खुशी ने कहा, हाँ दीदी वो टूट जाएगी। उसने जिंदगी भर दर्द सहा है, चाहे पिता को हो या बच्चे का या फिर अपने नसीब का। उसने हर इंसान से बस आंसू ही पाए हैं, खुशियां तो उसने कभी देखी ही नहीं है। तभी खुशी आंसू पोंछते हुए बोली, मैं दिल से चाहती हूँ कि जीजू की लाइफ में वो कभी ना आए, क्योंकि जब भी वो उनके साथ रहती है उन्हें हद से ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ये सुनकर सुहानी ने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो। खुशी बोली, जो हकीकत है दीदी वही कह रही हूँ। उनकी भलाई इसी में है कि वो इस मेंशन से दूर रहे, और हमसे ज्यादा आप भी जानती हैं कि जीजू के साथ कोई भी नहीं रह सकता। खुशी ने आगे कहा, आप खुद देखिए जब भी वो उनके नसीबों में खुशियां आती हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारी दोस्त को तकलीफ होती है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे विशु की आंखों में फिर से आंसू आए और उसकी वजह जीजू का उसकी जिंदगी में होना हो। तभी सुहानी उदास होकर बोली, पर ये जुटलाया नहीं जा सकता कि वो उनकी पत्नी है। ये सुनकर खुशी ने कहा, दीदी जब भी हमारे विशु को जीजू की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो उनके पास नहीं होते, तो ये किस तरह का रिश्ता है जिसमें पत्नी की सुरक्षा पति कर ही ना पाए। खुशी गहरी सांस लेकर बोली, मेरे भी पति हैं, वो भले बाहर जो भी काम करते हो लेकिन घर में आकर वो नॉर्मल हस्बैंड की तरह रहते हैं जो हंसते खेलते हैं। लेकिन जीजू तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें खुशियों से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो शौर्य के साथ भी रूखापन बरतते हैं। बेचारा 7.5 साल का शौर्य, उस पर क्या गुजरती होगी हमें से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दीदी वो बचपन में ही मैच्योर हो गया है और जीजू से उम्मीद लगाए बैठा है कि उसकी मम्मा वापस आएंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि विशु अब कभी वापस नहीं आने वाली। उसी वक्त एक आवाज आई, कौन नहीं आने वाली है। ये सुनकर दोनों मेन एंट्रेंस की तरफ देखने लगी। उनके सामने वैशाली गुरु के साथ खड़ी थी। उसके हाथ में लगेज था। वैशाली की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो पहले से ज्यादा पतली हो गई थी। तभी जैसे ही खुशी और सुहानी ने उसे देखा वो हैरान रह गई। खुशी अपनी दोस्त को देखकर सबसे ज्यादा खुश हुई और भागते हुए वैशाली के गले से लग गई। खुशी के अचानक गले लगने से वैशाली 2 कदम पीछे हट गई तो गुरु ने उसकी बाजू को पकड़कर थाम लिया। सुहानी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। उसे लगा जैसे वो सपना देख रही है। वो होश संभालकर धीमे कदमों से वैशाली की तरफ बढ़ी। तभी खुशी वैशाली से अपनी नाराजगी जताने लगी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम कहाँ चली गई थी वैशाली, हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। हमारी तो सारी उम्मीदें टूट गई थी जब तुम यहाँ नहीं थी। तुम कहाँ थी बताओ ना, तुम्हारे बगैर घर कितना सूना लगता है, तुम्हें पता है ना। वैशाली ने नम आंखों से कहा, हमें खुद नहीं पता खुशी हम कहाँ थे। जब हमें होश आया तो हम बहुत दूर थे,
चाहकर भी वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे थे। सच कहे तो हमारे साथ क्या हो रहा था हमें खुद नहीं पता था। इस बीच 5 साल गुजर गए। हम किस मुंह से सामने आते हैं और ये सब इनकी वजह से हुआ। इतना कहकर वैशाली ने गुरु की तरफ देखा तो गुरु को देखकर खुशी ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? वैशाली ने कहा, इन्हीं महाशय की वजह से हम आप सबसे दूर हो गए थे। हमारा यकीन करो, हमें सच में नहीं पता था कि हम कौन और किस लिए लेकर गया है। जब आँख खोली तो इन्होंने हमें जो झूठ दिखाया हमने उसे सच मान लिया। वैशाली के आने के बाद अब आगे क्या होगा? क्या वैशाली युवराज के साथ पहले की तरह जिंदगी गुजार पाएगी? वैशाली वापस आ चुकी थी और उसने सुहानी को पूरी कहानी बता दी। गुरु हाथ नहीं कांपा। तुमने एक पत्नी को उसके पति से दूर कर दिया जो उसके प्यार में पागल है, और तुमने उस छोटे से बच्चे को भी उससे दूर कर दिया जिसकी ममता की छाव। ये कहकर क्या बीते हुए पल वापस ला सकते हो? तुमने इतनी बड़ी गलती की जिसका भुगतान हम सब कर रहे हैं, खास करके भैया और हमारा छोटा सा शौर्य जो क्या तुम वापस ला सकते हो उसके बचपन की मासूमियत, हमारे भैया के होठों की वो मुस्कान जिसे देखे हुए अरसा हो गया है। ये सुनकर वैशाली के दिल में दर्द उठने लगा। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसकी नीली आंखों से आंसू बह रहे थे। वो युवराज और शौर्य से कभी दूर जाने का ख्याल भी अपने जहन में नहीं ला सकती थी। तभी वैशाली ने तड़पते हुए कहा, मेरा बेबी। इतना बोलकर वैशाली गिरने को हुई कि तभी खुशी ने उसे थाम लिया। खुशी वैशाली के गालों को छूते हुए परेशान होकर बोली, क्या हुआ विशु, तुम ठीक नहीं लग रही हो? सुहानी ने तेजी से कहा, तुम्हें पता नहीं चल रहा है खुशी की इसकी हालत कैसी है? ये सब बातें बात नहीं करना, जाकर भैया को कॉल करो, उन्हें तुरंत आने के लिए बोलो और डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। ने बहुत कुछ कर लिया है, अब हमें झूठी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है। आप प्लीज शांति से खड़े होकर तमाशा देखिए, क्योंकि जो लोग खुद बिगड़े हुए होते हैं वो दूसरों की उनका नहीं है। बच्चे तो बच्चे, पर यहाँ के बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। तभी जैसे ही नैना ने गुरु को देखा वो हैरान रह गई। उसे गुरु को देखकर बहुत बड़ा झटका लगा था। तभी नैना हैरानी से बोली, गुरु गुरु नैना दूर रहो मुझसे। ये सुनकर गुरु उसके सामने आ गया और नैना की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। गुरु प्यार से नैना की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों डर रहे हो? इतने सालों से मुझसे दूर रहे हो, पर अब नहीं। बहुत कर ली दुश्मनी, हो गई गलतियां मुझसे, पर अब हम अलग नहीं रहेंगे। ये कहकर नैना ने गुरु को खुद से दूर कर लिया और गुस्से से कहा, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा गुरु, ना आप ना मैं। ये सुनकर गुरु नैना का चेहरा सहलाने लगा और बोला, अभी भी तुम्हारी बातें कड़वी हैं, लेकिन दिल को छू जाती। मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है, फिर से उसी दर्द में डालना चाहते हो? ये अब चाहे तो आजमा लीजिए, कितनी भी नाराजगी दिखा लीजिए, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आनी ने कहा, गार्ड्स हमारी हेल्प करो, विशु को कमरे में ले चलो। ये सुनते ही गुरु ने नैना को अपने से दूर किया और वैशाली की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी युवराज वैशाली को अपनी बाहों में समेट लिया और कड़क आवाज में बोला, सोना से दूर रखो अपने ये हाथ, मैं तुम्हारा साया भी इसके आसपास भटकता हुआ नहीं दिख सकता। ये सुनकर गुरु के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने कहा, इतनी ही इनसिक्योरिटी है तो ये फिक्र पहले क्यों नहीं दिखाई? हमने तो 5 साल पहले इन्हें तुम्हारे इस शानदार मेंशन से आजाद किया था। इन्हें दुनिया दिखाने की कोशिश की थी, पर शायद तुम्हारी क्वीन कुछ और देखना ही नहीं चाहती। युवराज ने वैशाली को गोद में लिया और सीरियस होकर बोला, अपनी नजरें नीचे रखो और आर्गुमेंट मत करो। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग को बुरा लग रहा है? युवराज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुमसे बहस करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, डॉक्टर को बुलाओ। ये सुनकर खुशी और सुहानी घबरा कर सहम गई। तभी खुशी ने कहा, जीजू मैंने कॉल कर दिया है, आप विशु को कमरे में लेकर चलिए, बेकार इनसे बहस मत कीजिए। इतना कहकर खुशी गुस्से से गुरु को घूरने लगी। वहीं युवराज अपने धड़कते दिल के साथ अपनी नाजुक मुलायम सी गुड़िया को महसूस कर रहा था। उसकी सोना पहले से काफी हल्की हो गई थी। वो बेचैनी से वैशाली को लेकर कमरे में चला गया। वैशाली की हालत देखकर युवराज टूट गया था। तभी वो परेशान होकर बोला, सोना मैं आपके पास हूँ, अब तो आंखें खोल दो। इस तरह डराओ मत, मेरे दिल में दर्द हो रहा है सोना, प्लीज मेरा इम्तिहान मत लो, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। युवराज ने चिल्लाकर कहा। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में शौर्य रिसेस में भी बेंच पर बैठा बुक खोलकर पढ़ रहा था। तभी एक नन्हा सा हाथ उसकी बुक पर आया तो शौर्य ने नजरें उठाकर देखा। सामने बड़ी बड़ी आंखें करके सौम्या अपना टिफिन लिए खड़ी थी। सौम्या को देखकर खुशी ने बुक बंद करके बोला, डॉल तुम हमारी क्लास में क्या कर रही हो? सौम्या ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? शौर्य ने डॉल को पकड़कर अपने बगल में बिठाया और टिफिन खोलते हुए बोला, सवाल का जवाब देंगे? शौर्य हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, डॉल हमारा मन नहीं था खाने का, इसलिए हम बुक पढ़ रहे थे। अब तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? सौम्या क्यूट सी आवाज में धीरे से बोली, हमारा मन नहीं लग रहा था आपके बगैर, तो हम बिना भैया से पूछकर यहाँ आ गए आपकी क्लास में। क्या आपको बुरा लगा? शौर्य ने धीरे से कहा, नहीं लगा हमें बुरा, नहीं हो सकता है मेरी डॉल, आप चलिए खा लीजिए। ये कहते हुए शौर्य ने टिफिन के खाने का टुकड़ा लेकर सौम्या के छोटे से मुंह के सामने कर दिया। सौम्या भी खुशी से उसके हाथ से खाने लग गई। उसके साथ ही क्लास में हुए हर एक वाक्य को वो शौर्य को बता रही थी और साथ ही क्लास में हुए हर एक वाक्य को वो शौर्य को बता रही थी। शौर्य उसकी बात शांति से सुनते हुए खुद भी खा रहा था और उसे भी खिला रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके बगैर बिल्कुल खाने वाली नहीं थी। सौम्या बस उसके ही सामने जिद्दीपन दिखा सकती थी। क्लास में स्टूडेंट्स ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ लड़कियां गुस्से से सौम्या को घूर रही थी और जेलस फील कर रही थी। तभी एक लड़की ने कहा, ये लड़की बार बार शौर्य के पास आकर क्या दिखाना चाहती है? दूसरी लड़की ने उसकी बात का जवाब दिया, तुमसे ज्यादा वो कितनी क्यूट और प्रिटी है ना? तभी उन दोनों के बीच एक तीसरी लड़की बोली, वो साफ साफ दिख रहा है। तभी लेडी डॉक्टर वैशाली का पल्स चेक करते हुए बोली, क्या ये कुछ दिनों से बीमार चल रही हैं? युवराज ने परेशान होते हुए जवाब दिया, हम बता नहीं सकते, लेकिन जिसकी वजह से हुआ है उसे सजा दे सकते हैं। डॉक्टर ने युवराज को समझाते हुए कहा, आपको बहुत ज्यादा केयर करना होगा, इन्हें छोटा सा भी सदमा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इनकी जान खतरे में हो सकती है। क्या ये पहले भी मेंटल इशू से गुजरी हैं? युवराज ने परेशान होते फिर डॉक्टर से पूछा, ओके डॉक्टर, पर अभी बताइए इनकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने सीरियस होकर कहा, हम उम्मीद नहीं देना चाहते, लेकिन आपके प्यार को फील करके ये रिकवर हो सकती है। हालत काफी वीक है और मेंटली भी ये बहुत कमजोर हो गई है। जितना हो सके केयर कीजिए, इन्हें कोई भी सदमा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कोई भी डॉक्टर इन्हें बचा नहीं सकता। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज भड़कते हुए बोला, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, हमारा फर्ज था आपको इन्फॉर्म करना, ये डिप्रेशन का शिकार हुई है और डिप्रेशन में इंसान की जान को खतरा रहता है। ये कुछ मेडिसिन गाइड कर रही हूँ, प्रिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ, इन्हें टाइम टू टाइम खिलाइएगा और चलते हैं। डॉक्टर ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है शीला, हम चले जाएंगे। लेकिन शीला नहीं माना और डॉक्टर को लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ वैशाली की हालत देखकर खुशी ने कहा, अगर इन्हें हकीकत पता चली तो क्या होगा? सुहानी ने परेशान होते हुए खुशी से पूछा, क्या हकीकत है? किस हकीकत के बारे में बात कर रही थी खुशी? क्या होगा जब वैशाली को होश आएगा? क्या मोल लेगी एक खतरनाक गैंगस्टर और एक मासूम हसीना की